Class. So today we are going to start our next chapter, that is your futures. अब फ्यूचर्स हमने लास्ट चैप्टर डेरिवेटिव्स जब हमने चैप्टर किया था उसमें भी हमने पढ़ा था कि फ्यूचर्स क्या होते हैं. स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, फ्यूचर्स are agreements or contracts to buy or sell specified quantity of the underlying asset at a price agreed upon by both the parties on or before the specified time. अब फ्यूचर्स क्या होता है? एक एग्रीमेंट और एक कंट्रैक्ट की तरह होता है. किसके बीच में? दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें दो पार्टीज़ आपस में प्रेजेंट में कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी जो कंडीशन है वो कब पूरी होती है? फ्यूचर में. कि आज वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बट उसमें जो कंडीशन वो करते हैं जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कब पूरी होती है? एक फ्यूचर डेट में पूरी हो रही होती है. उन कॉन्ट्रैक्ट्स और उन एग्रीमेंट्स को हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ अगर मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं एक घर बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया कि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में भी प्रॉपर्टी के प्राइजेज़ जो है वो बढ़ रहे हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी का प्राइस अच्छा चल रहा है मार्केट में. तो मैंने क्या किया, एक ऐसा बायर ढूंढा आज ही. अभी मेरा घर पूरा बना नहीं है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट मैंने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लिया किसी एक बायर के साथ कि मैं आपको 2 महीने के बाद जब मेरा घर पूरा बन जाएगा तो मैं आपको ये घर इस पर्टिकुलर प्राइस पर सेल कर दूंगा. ऐसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी के प्राइजेज़ कम हो जाएंगे. तो मैंने क्या किया, आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, अब बायर को क्या फ़ायदा? अब बायर को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी के प्राइस अब बढ़ रहे हैं तो आने वाले टाइम में और बढ़ जाएंगे. तो उसको भी क्या फ़ायदा हुआ कि अभी जो प्राइस चल रहा है प्रॉपर्टी पे वो अभी घर ले ले, 2 महीने के बाद वो सेम प्राइस पर उस घर को क्या कर लेगा? परचेज कर लेगा. तो यहाँ पे दोनों को ही फ़ायदा है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रेजेंट में किए गए बट इसकी जो कंडीशन है वो 2 महीने बाद पूरी होगी, फ्यूचर में पूरी होगी, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. अब ये जो आपके फ्यूचर और फॉरवर्ड्स होते हैं वो एक ऑप्शंस की तरह होते हैं. हमने करा था 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, हमने डेरिवेटिव्स करे थे. एक होता है फ्यूचर, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है ऑप्शंस. फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स तो सेम होते हैं बट फॉरवर्ड्स में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है. वहीं ऑप्शंस बिल्कुल फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह होते हैं. इनमें जो मेन इन तीनों फ्यूचर, फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस में जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका ऑब्लिगेशंस का. मेन जो इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में जो डिफरेंस होता है फ्यूचर और फॉरवर्ड्स में और ऑप्शंस में वो होता है ऑब्लिगेशंस का. फ्यूचर और फॉरवर्ड्स में दो पार्टीज़ की आपस में क्या होती है? ऑब्लिगेशन होती है. मतलब जो उन्होंने कंडीशन जिसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उनको उस कंडीशन को क्या करना है? पूरा करना है. बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता. एक बायर और एक सेलर के पास राइट होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है उनके पास एक ऑप्शन होता है, एक राइट होता है कि वो अपनी कंडीशन को पूरा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. सी दिस पॉइंट. इन ऑप्शंस द बायर हैज़ द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन. कि उसके पास राइट है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई उसके ऊपर बंदिश नहीं है कि उसने जिस कंडीशन को लेकर या जिस एसेट को लेकर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको उस कंडीशन को क्या करना है? पूरा करना है. इन केस ऑफ ऑप्शन द बायर हैज़ द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट. बट इन फॉरवर्ड्स इन फ्यूचर्स द बायर हैज़ द राइट इन ऑब्लिगेशन बोथ. जैसे मैं अभी एग्जाम्पल ले रही थी प्रॉपर्टी का ही, मैं आपको एग्जाम्पल ले रही थी. अगर उसने फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो उस बायर को घर परचेज करना पड़ता, चाहे उस टाइम पे प्रॉपर्टी का प्राइस कम हो गया हो. मीन्स जिस प्राइस पर उसने घर खरीदा है उससे कम प्राइस हो गया हो 2 महीने बाद, पर जिस प्राइस पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी प्राइस पर उसको घर को परचेज करना पड़ेगा. इन केस कि अगर वो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करता उस टाइम पर एक बायर के पास ये राइट होता, उसके पास एक ऑप्शन होता, वो एक डिसीजन ले सकता था कि वो एक्चुअल में 2 महीने के बाद वो घर खरीदना चाहता है या नहीं चाहता. तो ये होता है मेन डिफरेंस फ्यूचर, फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस के बीच में. अब जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं होते, बस ये क्या होती है? कमिटमेंट होती है कि आपने आज कमिटमेंट कर ली और उस कमिटमेंट को कब पूरा करना आपने? इन फ्यूचर. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओनली कमिटमेंट्स एज वन कमिट टू पे इन फ्यूचर. कि प्रेजेंटली मैं आपको एडवांस नहीं पे करूँ, कुछ नहीं पे करूँ, बट इसकी जो कमिटमेंट है वो कब पूरी होगी? इन फ्यूचर. बट स्टिल इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्वेस्टमेंट की तरह, डेरिवेटिव्स है तो उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है. सबसे पहले फ्यूचर मार्केट कब बनी थी? द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर मार्केट वॉज इस्टेब्लिश इन 1875 बाय द बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन टू ट्रेड इन कॉटन कॉन्ट्रैक्ट. कि सबसे पहले फ्यूचर मार्केट कब बनी? इन 1875 में.
1875 में। और किसने बनाई थी ये? बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन, ताकि वो कॉटन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या कर सके? ट्रेडिंग कर सके। उसके बाद आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉटन फ्यूचर्स के बाद क्या किस में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई? फ्यूचर ट्रेडिंग इन ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। किससे स्टार्ट करी थी? गुजरात व्यापारी मंडल। कौन से ईयर में? इन ईयर 1900 में। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? इन मुंबई। फ्यूचर ट्रेडिंग इन रॉ जूट गुड्स वॉज बिगिन कैलकाटा इन ईयर 1990। उसके बाद कहाँ स्टार्ट हुई? कैलकाटा में। और किसको लेकर स्टार्ट हुई फ्यूचर ट्रेडिंग? जूट गुड्स को लेकर। नेशनल स्केल पर फ्यूचर ट्रेडिंग कब स्टार्ट हुई? इन ईयर 2002। और ये किसने स्टार्ट करी थी? नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने। टोटल कितनी कमोडिटीज़ में, कितने एसेट्स में, कितनी कमोडिटीज़ में फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट की? 24 कमोडिटीज़ में। मीन्स आप 24 कमोडिटीज़ को लेकर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। ये कब स्टार्ट हुआ था? इन ईयर 2002। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन नवंबर 2003। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड कमेंस्ड ऑपरेशंस इन दिसंबर 2003। उसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया बनाया गया और उसकी इनॉग्रेशन, उसकी स्टार्टिंग कब हुई? इन नवंबर 2003 में। नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्ट मेन, दैट इज योर मीनिंग ऑफ फ्यूचर्स। कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? आपके सबसे कॉमन डेरिवेटिव है जिसमें एक्चुअल में ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सबसे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे कॉमन डेरिवेटिव कौन सा है आपका? ज़्यादातर जो लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं वो किस में करते हैं? फ्यूचर डेरिवेटिव्स में। अब इसमें दो तरह की पार्टीज होती है, वन इज योर सेलर एंड वन इज योर बायर। ठीक है, जिसमें सेलर को क्या बोला जाता है? राइटर और शॉर्ट्स। वहीं पर बायर को क्या बोला जाता है? लॉन्ग्स। सेलर को बोला जाता है राइटर और शॉर्ट्स, वहीं पर बायर को क्या बोला जाता है? लॉन्ग्स। अब ये क्या होता है? स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आप मेंशन करते हो कि आपने कितनी क्वांटिटी, किस क्वालिटी पर, किस टाइम पर और किस प्लेस पर आपने क्या करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट करनी है। मैक्सिमम जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं वो हमारे 3 मंथ्स ट्रेडिंग साइकिल के लिए किए जाते हैं। मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 3 मंथ्स ट्रेडिंग साइकिल। 3 मंथ्स के बाद ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाते हैं? एक्सपायर हो जाते हैं। किस दिन एक्सपायर होते हैं ये? एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे पर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? एक्सपायर हो जाते हैं। और इन केस कि अगर लास्ट थर्सडे आपका ट्रेडिंग हॉलीडे है तो उससे एक दिन पहले जो उसका प्रीवियस ट्रेडिंग डे होगा वो आपका क्या माना जाएगा? एक्सपायरी डे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल। मैक्सिमम जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं वो टोटल कितनी सिक्योरिटीज़ में किए जाते हैं? 162 सिक्योरिटीज़ में। 162 सिक्योरिटीज़ में टोटल इनकी डीलिंग होती है एज पर द सेबी। जितने सेबी ने बताई हैं सिक्योरिटीज़, टोटल 162 सिक्योरिटीज़ में क्या किए जाते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़, कि अगर एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू है वो 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। The value of the future contracts on individual securities may not be less than rupees 2 lakh at the time of the introduction for the first time at any exchange in India. अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपको कमोडिटी फ्यूचर्स एंड वन इज योर फाइनेंशियल फ्यूचर्स। अब कमोडिटी फ्यूचर्स में किसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? कमोडिटीज़ को लेकर। और फाइनेंशियल फ्यूचर्स में किसको लेकर ट्रेडिंग होती है? सिक्योरिटीज़ को लेकर। नेक्स्ट हम करते हैं मेन टॉपिक, दैट इज़ योर, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था डेरिवेटिव में, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स। अब फ्यूचर्स क्या होते हैं? आपके स्टैंडर्डाइज डेरिवेटिव्स होते हैं, बट फॉरवर्ड्स आपके स्टैंडर्डाइज और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्टैंडर्डाइज डेरिवेटिव उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है, बट फॉरवर्ड्स में आपकी कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सिर्फ 2 पार्टीज़ के बीच में होते हैं, बट इसमें एक थर्ड पार्टी क्या होती है? इन्वॉल्व होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। डिफ़ॉल्ट, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जैसे स्टॉक मार्केट में सेबी इन्वॉल्व होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस भी क्या होते हैं? कम होते हैं। वहीं अगर ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस भी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। मार्जिन्स, कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों पार्टीज़ को कुछ एक अमाउंट
थर्ड पार्टी को एडवांस में सबमिट कराना पड़ता है, बट फॉरवर्ड्स में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग इज अंडरटेकन ऑन रिकग्नाइज एंड ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग होती है, बट दे आर ट्रेडेड ऑन और ओवर द मार्केट एंड ऑफ एक्सचेंज। बट इन फॉरवर्ड्स की जो सेटलमेंट है, ट्रेडिंग है, वो हम ओवर द मार्केट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू करो, आप प्राइवेटली भी उनके दो पार्टीज आपस में क्या कर सकती हैं, ट्रेडिंग कर सकती हैं। सेटलमेंट, द सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर्स मार्क टू मार्केट डेली, कि डेली के बेसिस पर इनकी सेटलमेंट होती है, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जब एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के एंड पर उन कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या होती है, सेटलमेंट होती है। फ्यूचर्स में रिस्क लेवल कम होता है, वहीं फॉरवर्ड्स में रिस्क लेवल ज़्यादा होता है। डिलीवरी की एक्चुअल में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कैश में होते हैं, इसमें कमोडिटीज़ की एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, बट फॉरवर्ड्स में हम क्या करते हैं, एक्चुअल में कमोडिटीज़ की क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं। जैसे हमने डेरिवेटिव्स में एक एग्जाम्पल लिया था, एक फार्मर का और एक MNC का। नेक्स्ट आता है आपका यूजर्स। ज़्यादातर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कौन करते हैं, स्पेकुलेटर्स करते हैं टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, बट फॉरवर्ड्स कौन करते हैं, एग्रीमेंट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन करते हैं, हेजर्स, जो बहुत सेफली चलते हैं अपने फ्यूचर लॉस को सेव करने के लिए, ताकि उनको फ्यूचर में जाके कोई लॉस ना हो, वो प्रेजेंट में ही क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बस इसमें बहुत सेफली चलते हैं, उनको हम बोलते हैं हेजर्स। साइज़, जनरली जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, वहीं फॉरवर्ड्स का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। लास्ट आता है आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फ्यूचर्स आर बेस्ड ऑन बाय एंड सेल ऑर्डर्स, इनकी जो कॉस्ट डिपेंड करती है वो ऑर्डर्स की परचेजिंग और सेलिंग पे डिपेंड करती है। वहीं फॉरवर्ड्स में का किसके ऊपर बेस होता है, ये बिड रिस्क स्प्रेड के ऊपर बेस होती है इनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट जो हम अपना मेन टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ योर मैकेनिज्म ऑफ ट्रेडिंग, कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में किस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर ट्रेडिंग होती है। स्टार्टिंग विद योर क्लियरिंग हाउसेस। हर एक फ्यूचर मार्केट का अपना एक क्लियरिंग हाउस होता है। अब ये क्लियरिंग हाउस एक इंटरमीडिएट की तरह होता है, एक मिडिलमैन की तरह काम करता है, किस किस के बीच में, बायर और सेलर के बीच में। अब वो पर्सन्स जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो किसके थ्रू करेंगे, इन क्लियरिंग हाउसेस के थ्रू। चाहे उन्हें डेरिवेटिव्स को सेल करना है या फिर परचेज करना है, मीन्स बायर और सेलर दोनों, चाहे एक बायर ने डेरिवेटिव्स को परचेज करना है, चाहे सेलर ने डेरिवेटिव्स को सेल करना है, वो जो भी काम करेंगे या जो भी सेटलमेंट करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो किसके थ्रू करेंगे, इन क्लियरिंग हाउसेस के थ्रू करेंगे। अब इनकी जो सेटलमेंट की जाती है वो हर एक ट्रेडिंग सेशन के एंड में की जाती है। जब एक ट्रेडिंग सेशन एंड होता है, लास्ट में एंड में इनकी क्या की जाती है, इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या की जाती है, सेटलमेंट की जाती है। और हर एक मेंबर को कुछ एक अमाउंट, जिसे हमें मार्जिन्स कहते हैं, अब वो अमाउंट किसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, इन क्लियरिंग हाउसेस को वो सबमिट कराना पड़ेगा। अब जिसकी जो मार्जिन्स होते हैं वो हर एक मेंबर के डिपॉजिट बैलेंस के हिसाब से वो मार्जिन्स को सेट किया जाता है। देखो, द मेंबर हैज़ टू डिपॉजिट रिक्वायर्ड मार्जिन्स विद द एक्सचेंज, कि जो मेंबर्स हैं, चाहे वो बायर है, सेलर है, उनको एक पर्टिकुलर मार्जिन, एक पर्टिकुलर अमाउंट किसको सबमिट कराना पड़ेगा, एक्सचेंज को सबमिट कराना पड़ेगा। और ये जो मार्जिन होता है वो उनके डेबिट बैलेंस, कि उनके पास कितना बैलेंस है, उस मेंबर के पास कितना बैलेंस है, उस मेंबर के बैलेंस के हिसाब से वो मार्जिन को सेट किया जाता है। द क्लियरिंग हाउस वर्क्स एज अदर पार्टी फॉर ईच बायर एंड सेलर। अब ये जो क्लियरिंग हाउसेज होते हैं वो मिडिल मैन की तरह, एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, किस किस के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, जिसमें जो क्लियरिंग हाउस है वो एक सेलर होता है, ठीक है, क्लियरिंग, जिसमें एक जो क्लियरिंग हाउस होता है वो एक बायर के लिए वो सेलर होता है और एक सेलर के लिए क्या होता है, वो बायर होता है। एक क्लियरिंग हाउस, जो आपका क्लियरिंग हाउस होता है वो क्या होता है, एक मिडिलमैन की तरह होता है, किस किस के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, जिसमें बायर के लिए क्या होता है, वो एक सेलर होता है, और सेलर के लिए क्या होता है, वो एक बायर, एक मिडिलमैन की तरह होता है, एक बायर के लिए सेलर की तरह, सेलर के लिए एक बायर की तरह होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्लियरिंग हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दोनों पार्टी से उनकी जो कंडीशन है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को क्या कराएं, पूरा कराएं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, क्लियरिंग हाउसेस।
बिना क्लियरिंग हाउसेस की हेल्प की वजह से, बिना क्लियरिंग हाउसेस की हेल्प से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट होती है, हम उनकी सेटलमेंट नहीं कर सकते। देखो, दिस मैकेनिज्म ग्रेटली सिंप्लीफाइज द फ्यूचर ट्रेडिंग। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेटल ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड विदाउट द हेल्प ऑफ क्लियरिंग हाउसेस, कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, बिना क्लियरिंग हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट की, बिना इनके इन्वॉल्वमेंट से हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल नहीं कर सकते। The clearing houses imposes margins requirements from members and marking to market to protect its interest। की margins क्यों सबमिट कराते हैं? ताकि हम बायर और सेलर के दोनों के इंटरेस्ट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए इन मार्जिन को दोनों पार्टीज से क्या कराया जाता है, सबमिट कराया जाता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा क्लियरिंग हाउसेस, कि क्लियरिंग हाउसेस का मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है, एक इंटरमीडिएट की तरह किस किस के बीच में, बायर और सेलर के बीच में। हमें अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है, तो हम किसके थ्रू करेंगे, हमेशा क्लियरिंग हाउसेस के थ्रू करेंगे। और इनकी जो सेटलमेंट होती है वो एक ट्रेडिंग सेशन के एंड में होती है, और दोनों पार्टीज को एक पर्टिकुलर अमाउंट मार्जिन्स के तौर पे किसको सबमिट कराना पड़ेगा, इन क्लियरिंग हाउसेस को सबमिट कराना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में मार्जिन्स क्या होते हैं, व्हाट इज मार्जिन्स। अब जब भी बायर और सेलर, जिनको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग्स और शॉर्ट्स भी बोलते हैं, लॉन्ग्स और शॉर्ट्स भी बोला जाता है बायर और सेलर को। अब जब भी दोनों पार्टीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये ज़रूरी है दोनों के लिए कि एक मार्जिन को उन्हें क्लियरिंग हाउसेस को, मीन्स एक्सचेंज को क्या कराना पड़ेगा, सबमिट कराना पड़ेगा। मार्जिन्स लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने डिफ़ॉल्ट रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। मीन्स बायर और सेलर के बिहार पर कोई, अगर वो दोनों कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं, उस डिफ़ॉल्ट रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए बायर और सेलर से एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक मार्जिन को सबमिट कराया जाता है ताकि बायर और सेलर कोई डिफ़ॉल्ट ना कर सके। अभी जो आपकी मार्जिन मनी होती है वो क्या होती है, एक सिक्योरिटी की तरह होती है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह होती है, ताकि हम अपने फ्यूचर लॉस को मिनिमाइज कर सकें। देखो, मार्जिन मनी इज़ लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट and works as a cushion against a possible future loss of value। ताकि फ्यूचर में हम लॉस को मिनिमाइज कर सके, इसलिए मार्जिन्स मनी को क्या कराया जाता है, डिपॉजिट कराया जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के एंड में इन मार्जिन मनीज को कॉन्ट्रैक्ट मनी के साथ हम क्या कर देते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं। में जो भी मनी बायर और सेलर ने एक्सचेंज में सबमिट कराई है, उस मार्जिन मनी को कॉन्ट्रैक्ट मनी के साथ क्या किया जाता है, सेटल कर दिया जाता है। Once the transaction is settled, the margin money held by an exchange is released against the settlement liability। अभी जो हमारी मार्जिन मनी होती है वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। वन इज़ योर इनिशियल मार्जिन, वन इज़ योर वेरिएशन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, एडिशनल मार्जिन। अभी जो आपका इनिशियल मार्जिन होता है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग में, जिस टाइम पे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस टाइम पर आपको जो मार्जिन सबमिट कराना पड़ता है वो होता है आपका इनिशियल मार्जिन। अब इनिशियल मार्जिन क्या होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लॉस को कवर करते हैं, मीन्स मैक्सिमम जो अमाउंट सबमिट कराई जाती है एक्सचेंज में वो होती है आपकी इनिशियल मार्जिन। The initial margin is to be deposited to cover the largest potential loss in one day. It has to be submitted by both the parties before making any position in future contracts। कि जिस टाइम पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उस टाइम पर उनको क्या करनी पड़ेगी, एक इनिशियल मार्जिन सबमिट करानी पड़ेगी। और एक होता है आपका वेरिएशन और मार्कअप मार्केट मार्जिन, जो आपका डेली के हिसाब से होता है, डेली प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से हम सबमिट कराते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन और मार्क टू मार्केट इज़ द डेली प्रॉफिट और लॉस ऑब्टेन्ड बाय मार्किंग द मेंबर्स आउटस्टैंडिंग पोजीशन टू मार्केट। तो ये थे आपके मार्जिन्स। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं मैकेनिज्म का, दैट इज़ योर मार्किंग टू मार्केट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में तो सेटलमेंट मैच्योरिटी डेट पर होती है। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके,
वो जब, जैसे हमने एग्जांपल किया था किसान और एमएनसी का, कि उसकी जो आलू की फसल है वो 2 महीने बाद उगेगी, तो 2 महीने बाद उनकी कंडीशन पूरी होगी, जो भी सेटलमेंट कैश की होगी वो किस में होगी, 2 महीने के बाद, लास्ट में मेच्योरिटी डेट पर होगी। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एसेट्स की वैल्यूएशन हर साल के एंड में ट्रेडिंग डे वाले दिन होती है, जो हमने ट्रेडिंग मंथ का लास्ट थर्सडे हम करते हैं, लास्ट थर्सडे वाले दिन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। उसी दिन बायर और सेलर के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस की क्या की जाती है, सेटलमेंट की जाती है। इन फ्यूचर ट्रेडिंग द वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज़ डन एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग डे, कि जो एसेट्स की वैल्यूएशन होती है वो ट्रेडिंग डे के एंड में होती है। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस इज सेटल्ड ईच डे बिटवीन द लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, कि उन बायर और सेलर के बीच में क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसकी सेटलमेंट भी ट्रेडिंग डे वाले दिन की जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मार्क टू मार्केट और मार्किंग टू मार्केट। एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ अ मार्क टू मार्केट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एसेट एवेल्युएशन। कि मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है, कि जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट की वैल्यूएशन करते हैं। देखो, इट इज़ नोन एज मार्क टू मार्केट और मार्किंग टू, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एसेट वैल्यूएशन, जिसे हम डेली सेटलमेंट भी कहते हैं। एसेट वैल्यूएशन और डेली सेटलमेंट इज़ कंडक्टेड बाय क्लियरिंग हाउसेस, कि ये जो डेली सेटलमेंट है, एसेट की वैल्यूएशन है, वो किसके थ्रू होती है, क्लियरिंग हाउसेस के थ्रू होती है, जिसमें वो क्या इवैल्यूएट करते हैं, एक एसेट की वैल्यू को निकाला जाता है, विच इज़ नोन एज सेटलमेंट प्राइस। मीन्स यही सेटलमेंट होती है, यही सेटलमेंट प्राइस होता है जो किस किस के बीच में होता है, बायर और सेलर के बीच में। कौन सा होता है सेटलमेंट प्राइस, जिसमें हम एक एसेट की वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं, एक एसेट की वैल्यू को निकालते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट प्राइस। अब इस सेटलमेंट प्राइस से हमें बायर और सेलर के लॉस और प्रॉफिट का पता चलता है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट पॉइंट आता है मैकेनिज्म का, दैट इज़ योर प्राइस लिमिट। अब प्राइस लिमिट का मतलब है मैक्सिमम एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैक्सिमम कितना प्राइस होना चाहिए। मैं मैक्सिमम, अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम कितने लिमिट तक आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब हर एक फ्यूचर प्रोडक्ट का, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप जिस प्रोडक्ट को लेकर, जिस सिक्योरिटीज़ को लेकर आप कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, उसका प्राइस जो होता है हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्रोडक्ट वाइज उनका जो प्राइस होता है वो अलग अलग होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी मैक्सिमम मिनिमम प्राइस रेंज नहीं होती, बल्कि जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं तो एक डमी प्राइस मीन्स एक अंदाजे से कोई प्राइस लेकर, एक डमी प्राइस लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाता है, साइन किया जाता है। तो ये था आपका प्राइस लिमिट। आज हमने पढ़ा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मैकेनिज्म, कि किस तरीके से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काम होता है, किसके थ्रू होता है, क्लियरिंग हाउसेस के थ्रू होता है, और दोनों पार्टीज़ को क्या कराने पड़ते हैं, सबमिट मार्जिन्स को सबमिट कराना पड़ता है एक्सचेंज को, ठीक है। उसके बाद उनकी क्या होती है, एसेट वैल्यूएशन होती है, जिसमें उनके जिसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका सेटलमेंट प्राइस निकलता है, और प्राइस लिमिट एक डमी प्राइस को लेकर उनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ट्रेडिंग। जो लास्ट टॉपिक हम करें इस चैप्टर का, दैट इज योर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, यूजर्स और स्ट्रैटेजीज इन फ्यूचर मार्केट। कैसे कौन कौन से लोग हैं जो फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। आता है आपका हेजर्स। अब हेजर्स कौन से होते हैं, हेजर्स आपके फ्यूचर मार्केट में प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स की तरह होते हैं। सबसे ज़्यादा फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग कौन करता है, हेजर्स करते हैं, जिनका एक्चुअल मोटिव क्या होता है, कमोडिटीज़ को, सिक्योरिटीज़ को एक्चुअल में उनके फिजिकल डिलीवरी लेना। ज़्यादातर जो आपके हेजर्स होते हैं वो होते हैं आपके होलसेलर्स हो गए, आपके रिटेलर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था एक, दैट इज़ योर फार्मर और एमएनसी का, ठीक है। उसमें इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोडक्ट की एक्चुअल में डिलीवरी लेना। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों करते हैं, ताकि उनकी कमोडिटी के प्राइस चेंजेस की वजह से जो उनको लॉस होता है फ्यूचर में, उस लॉस को वो क्या कर सके, मिनिमाइज़ कर सके। जिससे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ तो आज ही मैं एक ऐसा बायर ढूंढती हूँ जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये डर है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो आज जो रेट है उस रेट पर मैं अपने घर को क्या कर दूँ, सेल कर दूँ। वहीं पर एक बायर क्या सोच रहा है कि आने वाले टाइम में जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं,
तो वो आज ही कम प्राइस पर एक घर को क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। तो वो कौन है, हेजेस। हेजेस है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट्स की, सिक्योरिटीज़ की एक्चुअल में डिलीवरी लेना। अब जो हमारे हेजेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका हेजिंग द शॉर्ट, मीन्स सेलर। अब सेलर क्या करेगा, अपने फ्यूचर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। एक होता है आपका हेजिंग द लॉन्ग। हेजिंग द लॉन्ग मीन्स आपका बायर। तो हेजेस कौन हो सकते हैं, दोनों हो सकता है, एक बायर भी हो सकता है और एक सेलर भी हो सकता है। ये दोनों आपस में एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि अब वो अपने फ्यूचर लॉस को मिनिमाइज कर सके। सेकेंड पार्टिसिपेंट आता है आपका, दैट इज़ योर स्पेक्यूलेटर। अब हेजेस के बाद ज़्यादातर जो फ्यूचर मार्केट में कौन ट्रेडिंग करता है, स्पेक्यूलेटर्स ट्रेडिंग करते हैं। अब स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। स्पेक्यूलेटर्स ये वो पर्सन्स होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को अर्न करना। इनका ऑब्जेक्टिव एक सिक्योरिटी को, एक कमोडिटी को, इनकी फिजिकल डिलीवरी लेना नहीं होता, बट एक्चुअल में जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अर्न करना। अब ये फ्यूचर ट्रेडिंग में सिक्योरिटीज़ को लेकर कैसे डीलिंग करते हैं, ये सिक्योरिटीज़ को लेकर ट्रेडिंग करते हैं और उनके प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है, उन डिफरेंसेस वो क्या करते हैं, उन डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाकर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। अब बात आगे कि स्पेकुलेटर्स मार्केट में एक्चुअल में स्पेकुलेट क्यों करते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट्स। ये स्पेकुलेटर्स मार्केट में स्पेकुलेशन क्यों करते हैं, क्यों स्पेकुलेट करते हैं मार्केट को, ताकि ये प्रॉफिट्स को अर्न कर सकें, जिनको हम लीवरेज भी कहते हैं। मैक्सिमम मार्केट का फ़ायदा उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। एक होता है जजमेंट। अब ये स्पेकुलेटर्स होते हैं बहुत सोच समझ के चलते हैं। अगर एक अच्छा इन्वेस्टर होगा तो मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाएगा। और इसमें स्पेकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। ट्रांजैक्शन कम होने की वजह से, कॉस्ट कम होने की वजह से मैक्सिमम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर मार्केट में। और यहाँ पर जो मार्केट में ट्रेडिंग करना होता है वो आसान होता है। तो एक स्पेकुलेटर मार्केट में स्पेकुलेट क्यों करता है, लीवरेज के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, जजमेंट के लिए, क्योंकि अच्छा इन्वेस्टर है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का फ़ायदा उठा पाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आती है वो कम आती है। और हम ट्रांजैक्शन करना, इस फ्यूचर मार्केट में ट्रांजैक्शन करना डिफ़िकल्ट नहीं है बल्कि ईजी है। थर्ड आता है आपका आर्बिट्रेगर्स। आर्बिट्रेगर्स कौन होते हैं, ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्राइस डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाते हैं। अब स्पेकुलेटर्स भी वही होते हैं, बट आर्बिट्रेगर्स में क्या डिफरेंस होता है, वो एक्चुअल में फिजिकल डिलीवरी नहीं लेते स्पेकुलेटर्स, बस प्राइस डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाते हैं। बट आर्बिट्रेगर्स क्या आते हैं, एक मार्केट से कैश में किसी चीज़ को परचेज करके फ्यूचर मार्केट में उसी सेम चीज़ को ज़्यादा प्राइसेस पर क्या कर देते हैं, आगे सेल कर देते हैं। उनको हम बोलते हैं आर्बिट्रेगर्स। कि पहले उन्होंने क्या किया, ये भी इनका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट्स को अर्न करना। ये एक पर्टिकुलर मार्केट से कुछ सामान लेकर, कमोडिटीज़ को परचेज कर कैश में उसको किसी फ्यूचर मार्केट को, सेम क्वांटिटी को फ्यूचर मार्केट में क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। उनको हम बोलते हैं आर्बिट्रेगर्स। लास्ट आता है आपका स्प्रेडर्स। अब स्प्रेडर्स कौन से होते हैं, ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो दो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में डीलिंग करते हैं। मीन्स वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, बट ये जब दो डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मनी अर्न करना, पैसे कमाना और रिस्क को रिड्यूस करना। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कुछ एक फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। उन फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद वो एक फाइनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्प्रेडर्स। तो ये था आपका चैप्टर, दैट इज़ फ्यूचर्स।